हे गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन एंड आपकी पढ़ाई और तैयारी 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए जो आपकी बार मई में होंगे उसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। आई नो काफी आप बच्चे अभी अपने प्री बोर्ड्स दे रहे होंगे स्कूल में, तो ये वीडियो आपको काफी हद तक आपके प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि बोथ प्री बोर्ड एंड बोर्ड पेपर विल बी बेस्ड ऑन दिस sample paper given by CBSE, right? Before starting into the video and discussing what is the agenda of today, I just want to give you a pro tip that कि खाली पढ़ने से और सिलेबस 100% करने से आपको 90% प्लस मिलने के चांसेस नहीं होते। आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप पेपर में आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो अगर आप अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर को मैनेज करोगे, हर आंसर को क्लोज करोगे लाइन ड्रॉ करने के बाद, उसके बाद लाइन छोड़ के आप दूसरा आंसर स्टार्ट करोगे और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके आंसर्स में हैं वो आप अंडरलाइन करोगे, तो आपके चांसेस 90% से ज्यादा स्कोर करने के बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर्स जो आपके पेपर्स चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि आपने इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो मेंशन किए गए हैं या नहीं किए गए आपके थ्रू इन द पेपर। एंड उसलिए जितने भी टर्म्स आपको बोल्ड में दिए हुए हैं या जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको याद करनी काफी जरूरत होगी, और जितनी भी बोल्ड वर्ड्स है वो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आप लास्ट में वो वर्ड्स रिवाइज करके रिप्रोड्यूस अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, तो ये है आज की प्रो टिप। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि हमें कैसे पेपर को अच्छी तरह से लिखना चाहिए और कितने हमें मार्क्स उसकी वजह से मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यानी कि 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स पे फोकस करेंगे एंड ये देखेंगे कि हम अपने आंसर्स अच्छी तरह कैसे लिख सकते हैं और कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए अगर हम लोग लिखते आए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन का प्रो टिप याद रखते हुए हम लोग वीडियो में चलते हैं और डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है सीबीएसई एकेडमिक्स की साइट पे। तो मैं सीबीएसई की साइट पर आ गई हूँ जहाँ पे पेपर अवेलेबल है, और अगर आप देखोगे कि साइकोलॉजी का पेपर इधर है और साइकोलॉजी का सैम्पल पेपर इधर है और मार्किंग स्कीम इधर है, तो हम सैम्पल पेपर में जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स रखते हैं और कितने क्वेश्चंस उस मार्क्स के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 1 to 14 क्वेश्चंस यानी कि 14 क्वेश्चंस जो है वो हमारे 1 मार्कर्स हैं। सो 14 क्वेश्चंस जो है वो हमारे 1 मार्कर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस बार नए इंट्रोड्यूस्ड क्वेश्चन है जो है केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 15 जो है वो 3 मार्क्स का है पर और उसमें 3 क्वेश्चंस है 1 मार्क के, और क्वेश्चन 16 जो है वो है 4 मार्क्स का और उसमें 4 1 मार्कर क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 to 22 यानी कि 6 क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 17 से 22 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, यानी कि 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चंस यानी कि 23, 24, 25 जो है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद 26 से लेके 29 यानी कि 4 क्वेश्चन 26, 27, 28, 29 जो है वो 4 मार्क्स के हैं और 2 मार्क्स के हैं
हमारे 6 मार्कर्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनको डिस्कस करने से कि कितने हम लोग स्कोर कर पाएंगे मार्क्स इसमें। हर अगर आप देखोगे कि वर्ड लिमिट दी हुई है इन सारे क्वेश्चंस के सामने कि कितने वर्ड लिमिट में आपको करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक प्रो टिप दी थी कि अगर आप +10 या +20 वर्ड्स इनके प्रिपेयर करोगे तो आपको याद रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हो तो 20 वर्ड्स जो आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर करोगे उससे आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा। तो इन सब में आप +20 वर्ड्स याद करके जाइए और प्रिपेयर कीजिए उस हिसाब से कि आपके मार्क्स आपके आंसर के जो वर्ड्स है उस टाइम बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 3 मार्कर्स की ओर और डिस्कस करते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन 60 वर्ड्स में कैसे अच्छी तरह से लिख पाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स करके 6 मार्कर्स के क्वेश्चंस पे सॉरी 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेक्शन 4 आ गया है और यहाँ पे सेक्शन 4 जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चंस वे आ गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो के लिए, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अनाया जो है वो एक बहुत ही अच्छी डांसर है एंड स्कूल में वेल एडजस्टेड है। एज शी कोऑपरेट्स, ये हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज शी कोऑपरेट्स विद हर टीचर्स एंड क्लासमेट्स इन ऑल स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज। शी is also liked by her friends and family. Identify and explain the types of intelligence that Anaya is exhibiting. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जा रही है और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की जब बात की जा रही है तो हम सीधा सीधा ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पर बेस्ड है, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि उस थ्योरी में जो है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि उस थ्योरी में ही टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है वो हमें हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी 2 इंटेलिजेंसेस पे फोकस है, तो वो है अगर गुड डांसर है तो बॉडी का एस्थेटिक हो गया, और दूसरा कि she cooperates with her teachers and she is also liked by her friends and family। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है, इंटर ना कि इंट्रा, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो सेकंड है कि जो आइडेंटिफाई करनी है हमें। ठीक है, तो अब हम इस आंसर को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम मार्क कर चुके हैं कि ये कहाँ से सोर्स हो रही है और कौन सी इंटेलिजेंस इसमें मार्क की गई है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन डालेंगे इंटेलिजेंस की। ठीक है, कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट की आपको 4 डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंट के चैप्टर में, जो जिसमें एक कॉमन सेंसिकल है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है, ठीक है, फिर एक एल्बर्ट बिने का है, एक वेल्शर का है और एक स्टर्नबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर का है। तो अगर आप हार्वर्ड गार्डनर का या एल्बर्ट बिनेट का यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी का साइन डाल दिया, बट यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस लिखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये मेंशन करेंगे कि दिस क्वेश्चन is based on
विच थ्योरी, तो यहाँ पे हम मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मेंशन करेंगे, द क्वेश्चन इज सोर्स फ्रॉम या इज बेस्ड फ्रॉम, एंड इसके साइकोलॉजिस्ट यानी हार्वर्ड गार्डनर का मेंशन करेंगे और किस ईयर में दी गई थी वो मेंशन करेंगे। ठीक है कि ये है। ठीक है, उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे मेंशन करते हुए कि 8 इंडिपेंडेंट जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में मेंशन थी, उसकी 8 इंडिपेंडेंट जो टाइप्स हैं वो क्या है, तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। राइट, ठीक है। फोर्थ आप लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस आर बीइंग आस्क्ड, तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट डाल के मेंशन करेंगे कि इसमें ये दोनों चीजें हम पता आइडेंटिफाई करा है, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। और फिफ्थ चीज जो है आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे और तब आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म होगा। इससे आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से डिफाइन होगा और इस क्वेश्चन में आपको चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे डेवलप करने के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज ट्रेड एंड कटेल की ट्रेड थ्योरी बताइए। ठीक है, तो पहली बात जो है इसमें हमें पता है ये पर्सनालिटी का क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। तो पहली चीज जो है हम यहाँ पे पर्सनालिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी को डिफाइन कीजिए। ठीक है, सेकेंडली आप ट्रेट की 2 डेफिनेशन डालिए। ट्रेट की 2 डेफिनेशन आप मेंशन करोगे। तो ट्रेट अगर आप देखोगे तो ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आप वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसको फ्लो चार्ट बना के, और ट्रेट की बॉक्स में डेफिनेशन भी दी हुई है तो आप वो दे सकते हो। तो 2 डेफिनेशन एंड फ्लो चार्ट यहाँ पे आप बना सकते हो ट्रेट्स के बारे में। ठीक है, उससे आपका 1 मार्क जो है वो कवर होगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड चीज जो आप इस क्वेश्चन में जो पूछी गई है कि कटेल की थ्योरी बताइए, तो कटेल ने थ्योरी दी थी, वो थी कि उसने ट्रेड्स को 2 भाग में कैटेगराइज किया था, सोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स। तो आप उस चीज की कैटेगराइजेशन बताएंगे कि सोर्स ट्रेड्स क्या थे, सरफेस ट्रेड्स क्या थे। ठीक है, उसके बाद आप ये मेंशन करोगे कि कटेल का जो मेथड था वो फैक्टर एनालिसिस था। ठीक है, एंड उसने जो टेस्ट दिया है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए वो 16 PF है। ठीक है, तो इससे बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपके 3 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये दोनों जो हैं वो एटीट्यूड्स के चैप्टर से हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एटीट्यूड चैप्टर में से 3 या 4 मार्कर्स की चांसेस आने की होते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, या फिर आप कर सकते हो कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो ये आप मेरी पुरानी वीडियो में एटीट्यूड के ऊपर देख सकते हो, उसमें सारा एक्सप्लेन है। यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले आप इस चीज में, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ
ठीक है, आप एटीट्यूड्स की डेफिनेशन डालेंगे, एटीट्यूड्स की डेफिनेशन डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ABC ट्रायंगल बनाएंगे और मेंशन करेंगे। ठीक है, सारा मेंशन करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद आप एटीट्यूड्स के लर्निंग पर आएंगे कि हम जो लर्न करते हैं एटीट्यूड्स वो कैसे लर्न करते हैं। तो ये आपके हो गया, हम लोग एसोसिएशन के थ्रू लर्न करते हैं, तो इसमें आप पहले फ्लो चार्ट बना लें तो अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद आप उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करें कि एसोसिएशन से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, उसके बाद आपका आ जाएगा मॉडलिंग से, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी एक दो और है जो आपके बुक में मेंशन है। तो ये कुछ तरीके हैं, आप इनको 1-2 लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आपका अच्छा खासा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे फिर से आप पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन देंगे जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। उसके बाद ABC बताएंगे, ABC कंपोनेंट क्या है, और एटीट्यूड एंड बिहेवियर का पूरा सेक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है कि एटीट्यूड, उसमें यही चीज है कि एटीट्यूड जो है वो एक तरह का बिहेवियर, कॉग्निशन और हमारे इमोशंस डिफाइन करता है। बट हमारा बिहेवियर जो है वो पर्सनल मोटिवेशंस या नीड्स की वजह से डिफर करता है। एंड कई बार हम उस अपने एटीट्यूड्स के हिसाब से बिहेवियर डिस्प्ले नहीं करते, हम अपनी मोटिवेशन या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बिहेवियर जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए बिहेव करते हैं। और साथ में आप एक एग्जाम्पल है ला पेरी की, रिचर्ड ला पेरी की, जो एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है। आप उसकी स्टडी मेंशन कर सकते हैं जो अमेरिका एंड अमेरिकन चाइनीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आपके आराम से 3 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 3 मार्कर्स, और उनको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है और कैसे क्लियरली हम डिस्कस करना है, तो ये हम लोग आराम से सीख गए। ठीक है, मैं क्लियर और ड्राइंग्स करती हूँ और हम लोग 4 मार्कर्स में बढ़ते हैं कि 4 मार्कर्स के क्वेश्चंस क्या हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे हैं 4 मार्कर्स। सेक्शन नंबर 5 जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है फॉर 4 मार्कर्स। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 जो है वो सारे 4 मार्कर्स के लिए है, और इसमें हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन में हमारा इंटरनल चॉइस है। ठीक है, तो पहले हम सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यू कवर कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 29 कि एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई पीपल जॉइन ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सेक्शन आपके ग्रुप्स चैप्टर में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा डिटेल यानी कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगेन आप सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक फ्लो चार्ट मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप का, फ्लो चार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आप का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई पीपल जॉइन ग्रुप्स। ठीक है, तो आप ये सब मेंशन करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, इससे आपका 1 मार्क जस्टिफाई हो जाएगा, और बाकी 3 मार्क्स ये होंगे कि आपको रीजन जस्टिफाई करना है कि ग्रुप लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप
क्या करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है लर्न करना। इसका मेथड है 4 S's, 1 G and 1 K। इसको आप इस चीज से आप इसको याद कर सकते हो। 4 S's यानी कि स्टेटस, सिक्योरिटी, गोल को अचीव करना, नॉलेज गेन करना, एक बार स्टेटस, सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेफ्टी। ठीक है, तो ये 4 S's हो गए, 1 G हो गया, K हो गया। इनको आप बुक में से पढ़ के आप इनकी एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। पहले इनको फ्लो चार्ट पे कर सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कंक्लूजन के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे, या तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल्स और कंक्लूड करेंगे कि दिस इज व्हाई पीपल, दीज आर सम ऑफ द रीजंस justify that why people join groups। तो इससे आपके 4 मार्क्स जो है वो जस्टिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 4 why people join groups आप इससे याद कर सकते हैं 4 S's, 1 G and 1 K। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 28th क्वेश्चन पे चलते हैं कि राधिका जो थी, राधिका इज वेरी फॉन्ड ऑफ जंक फूड and ate it too often. However, she always felt guilty as she knew that junk food was harmful for her health and wanted to give up. Explain the process that will lead to change in her attitude. Right. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन है, ये एटीट्यूड चैप्टर से है। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट चीज जो है वो हमारे को जो एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे वो है कि एटीट्यूड की डेफिनेशन एंड एबीसी कंपोनेंट्स का ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज 2 मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि इसमें हमको क्या करना है, एटीट्यूड चेंज के बारे में बताना है। तो हम एटीट्यूड चेंज की डेफिनेशन लिखेंगे। तो प्रोसेसेस बाय विच we learn certain attitudes or previously learned attitudes and replace it by new attitudes or by new information is known as attitude change। तो हम लोग attitude change की definition लिख लेंगे। अब हमारे पास जो थर्ड टास्क है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा जो ये एग्जाम्पल दिया है ये कौन सा हमारे 3 थ्योरीज या 3 प्रोसेसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज से ये कौन सा एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें ये एक कॉग्निशन है, ठीक है, और ये दूसरा कॉग्निशन है। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। और C1 C2 हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस में आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस लगेगा। तो ये आप मेंशन करोगे। उसका साइकोलॉजिस्ट जो था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि उसको याद करने के लिए LF कर सकते हो याद। तो लियोन फेस्टिंजर ने दिया था। इसमें कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है, डिसोनेंस क्या होता है, एग्जाम्पल आप इस चीज को एग्जाम्पल देके डिफाइन करोगे कि कॉग्निटिव 1 और कॉग्निटिव 2 क्योंकि एक लाइन पे फॉल नहीं कर रहे, हमें ये तो ये डिसोनेंस का सिचुएशन है और हमें कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। तो ये आपका पूरा जो है उससे आपको 4 मार्क्स का डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बस आराम से एक बार पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। ठीक है, कि रॉबिन जो है वो टेरिबली अफ्रेड है स्नेक से।
his phobia has made him so dysfunctional that he had to take a long leave from his job at the local zoo. This happened when he heard that a new snake enclosure would soon open. Identify the therapeutic technique that would help Robin deal with this process and explain the process. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये थेरेपीज चैप्टर का क्वेश्चन है. तो हम थेरेपीज चैप्टर जो है वो चैप्टर 5 है. ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि पहले हम लोग थेरेपी को डिफाइन करेंगे. सॉरी, यहाँ पे हम लोग पहले डिफाइन करेंगे. हाँ, तो पहले हम लोग थेरेपी डिफाइन करेंगे कि थेरेपी क्या होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी क्या होती है, पहले हम वो डिफाइन करेंगे. ठीक है, उसके बाद कितनी टेक्निक्स होती है, उसका टेक्निक्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे कि टेक्निक्स का फ्लो चार्ट की बिहेवियर टेक्निक होती है, कॉग्निटिव टेक्निक होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंशियल टेक्निक होती है, ऑल्टरनेटिव टेक्निक होती है जिसमें योगा और माइंडफुलनेस के बारे में बताते हैं. ठीक है, उसके बाद आपकी साइकोडायनामिक होती है. ठीक है, बायोमेडिकल थेरेपी होती है, तो उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कितनी थेरेपी है. फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें जो है वो थेरेपेटिक टेक्निक जो है वो लगेगी हमारी बिहेवियर टेक्निक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक लगेगी. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो एक बिहेवियरल टेक्निक है. ठीक है, तो इसमें आप ये लिखोगे कि ये वुल्पर ने दी थी, तो ये आपका बुक में मेंशन्ड है. और बेसिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मैं आगे थेरेपेटिक चैप्टर में डिस्कस करूंगी, पर मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का आपको एक ट्रायंगल डेवलप करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम लोग पहले एक ट्रायंगल डेवलप करेंगे जिसमें एनालिसिस के थ्रू मार्क करेंगे कि उसको कितनी एंजाइटी किस किस चीज से है और रेटिंग स्केल डेवलप करेंगे 1 to 10. ठीक है, फिर हम लोग उसको इस चीज को याद करने के लिए बोलेंगे. ठीक है, फिर उसके साथ हम लोग एक रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो पेयर करेंगे. तो ये प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड बुक में काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वो वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. बट ये आपको याद रखना है कि ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है और इसमें आपको रिलैक्सेशन टेक्निक, रेटिंग स्केल डेवलप करना, फिर इन रेसिप्रोकल इनहिबिशन थ्योरम को मेंशन करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कि हम कैसे डेवलप करते हैं किसी की रेजिस्टेंस उस चीज को डील करने में. ठीक है, तो ये आप करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे अपना आंसर. तो ये आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं, ये बिहेवियर थेरेपी के चैप्टर का है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं. अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनल चॉइस गिवन है और ये दोनों जो इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डिसऑर्डर के ऊपर दिए हुए, डिसऑर्डर चैप्टर से दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम पहला पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और फिर दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो ए पार्ट है कि राज इज ऑफन सीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ. On questioning, he would state that there were people around him whom he could see and hear when there was no one else around. Identify and describe this symptom of schizophrenia. तो पहले हमें पता चल गया कि ये schizophrenia है. तो पहली चीज जो हम है वो schizophrenia को डिफाइन करेंगे कि schizophrenia क्या है, क्या डिसऑर्डर होता है. ठीक है, उसके 3 सिम्टम्स को डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फॉर्मल थॉट सिम्टम्स जो होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे कि यहाँ पे उसके बाद हम लोग उस फ्लो चार्ट को और डेवलप करेंगे और वहां पे पॉजिटिव सिम्टम्स हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जो एडिशन टू बॉडी होता है, नेगेटिव सिम्टम्स जो होता है
वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल प्रोसेसेस है बॉडी में, उसमें हम लोग रिडक्शन देखते हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, यानी कि फॉर्मल थॉट को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये हम मेंशन करेंगे। हम लोग फिर पॉजिटिव सिम्टम्स एक्सप्लेन करेंगे कि दो तरह के होते हैं, हैल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन्स, और डिल्यूजन और हैल्यूसिनेशन की एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डिल्यूजन का एक फ्लो चार्ट बना देंगे और फिर हैल्यूसिनेशन का एक फ्लो चार्ट बना के लास्ट में, और ये है ऑडियो विजुअल हैल्यूसिनेशन। अगर हम देखेंगे कि राज को ऑडियो विजुअल हैल्यूसिनेशन हो रहा है तो वो हम चीज मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से लिख सकते हो, 4 मार्कर का क्वेश्चन बना सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं कि अमन इज अ 8-year-old boy who has profound difficulty in relating to other people. Often he is found to be unresponsive to other people feelings and exhibit a stereotypical pattern of behavior. Identify this disorder and describe its features. तो हम लोग पहली चीज जो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो है ये ऑटिज्म है। ठीक है, ये ऑटिज्म डिसऑर्डर है, और इसमें ये जो है, वैसे आपके बुक में DSM-4 की क्लासिफिकेशन दी हुई है, तो ये परवेसिव डिसऑर्डर्स के अंडर आता है ऑटिज्म। ठीक है, एंड ये बेसिकली लार्ज पार्ट है बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का। ठीक है, तो बेसिकली आप इसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बुक में दिए हैं उनको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टीरियोटिपिकल पैटर्न होता है, वो लोग चुप रहते हैं। ठीक है, ऑटिज्म जो है वो कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, और जो भी पॉइंट्स बुक में दिए हुए उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगराइजेशन हो गई, 4 मार्क्स क्वेश्चंस की डिस्कशन हो गई। अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़े टफ हैं, तो आपको इससे हमें पता चल रहा है कि वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑफ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से अच्छी तरह से हम लोग पढ़ के अगर करेंगे तो हमारे को इजीली चीजें समझ में आएंगी। बाकी आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर करती हुई सेक्शन को आगे बढ़ते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, और ये होगा आज का लास्ट सेक्शन, और बाकी हम लोग 1 मार्कर्स जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस और 2 मार्कर्स दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 6 जो है वो 6 मार्कर क्वेश्चन से रिलेट करता है, और यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं और कैसे हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हम देखें तो दोनों में इंटरनल चॉइसेस है, यानी कि आप जिस क्वेश्चन से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, जिस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और 6 मार्क्स लाने से एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 6 या 5 आउट ऑफ 6 लाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, तो पहला हम 30th क्वेश्चन पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं दोनों टाइप, दोनों क्वेश्चन, कि हम लोग अच्छे से चॉइस मेक कर पाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ए पार्ट है 30th क्वेश्चन का, वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इट इज यूनिक, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट प्रेडिक्ट्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन मोस्ट सिचुएशन, और इसका अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक फ्लो चार्ट भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अच्छी सी डेफिनेशन देख के आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और डेफिनेशन मेंशन करनी है तो जो आपके बुक में साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए, जैसे एल्पोर्ट, कटेल, आइजिंक, फ्रॉइड, ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को सर्च कर सकते हैं गूगल पे और लर्न कर सकते हैं, और अच्छे स्कोर करने के लिए ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इससे अच्छा हम लोग इसमें अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के कि ये डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी होती है, यूनिक टू इंडिविजुअल होती है। ठीक है, इससे प्रिडिक्शन ऑफ सर्टेन बिहेवियर्स हो सकते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करेगा, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं
डिफाइन, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा सेकंड पार्ट है तो वो अगर देखे तो वो है कल्चरल अप्रोच। तो हम एक डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम साइकोडायनेमिक, न्यो फ्रॉइडेंस, उसके बाद बिहेवियरल, कल्चरल, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ट्रेट एंड टाइप अप्रोच को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप हमारा ये हो जाएगा पहली चीज की क्या है अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, और फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कल्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी करना है। तो ये अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसमें हम लोग डिफर करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में, जैसे कि इसमें हम लोग 3 कल्चर्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि सिटी अर्बन लाइफस्टाइल कैसी होती है, रूरल यानी कि एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल कैसी होती है, एंड जो फॉरेस्ट में रहते हैं ट्राइबल्स, उनकी लाइफ कैसे होती है, कैसे वो लोग ज्यादातर डिफर करते हैं एक दूसरे से। जैसे हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं बचपन से, वो लोग इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जीते हैं, उनमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर बहुत रैशनल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो डिफिकल्टीज बचपन से अपने आप सॉल्व करते आए हैं। वेरएज रूरल और अर्बन की एजुकेशन होती है, ठीक है, वहां पे कलेक्टिविज्म होता है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का डिसीजन दूसरे इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है, तो कलेक्टिविज्म जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये सब आप लोग डिफाइन करेंगे एंड आप अपने बुक में रेफर कर सकते हैं इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए और अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट करने हैं। अब हम लोग 30th का बी पार्ट अगर देखें तो हाउ डज बिहेवियर एनालिसिस हेल्प्स इन असेसिंग पर्सनालिटी एंड हाउ टू मेथड्स explain any two methods of behavioral analysis with their limitations। तो पहले चीज अगर आपको हमें पता है कि ये पर्सनालिटी का ही क्वेश्चन है, तो अगेन यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखोगे पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी क्या होती है, और फ्लो चार्ट डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होगा कि टेक्निक्स, पहले आप यहाँ पे आप असेसमेंट या पर्सनालिटी असेसमेंट की डेफिनेशन लिखोगे कि पर्सनालिटी की सिर्फ असेस हो सकती है, टेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सनालिटी और असेसमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स का फ्लो चार्ट बना सकते हो, जिसमें आप साइकोमेट्रिक, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, उसके बाद साइकोमेट्रिक, सेल्फ रिपोर्ट, बिहेवियरल टेक्निक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे से दिमाग से मैं टर्म भूल गया, एक सेकेंड, हम लोग चलते हैं इधर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो आप इनका फ्लो चार्ट बना लेंगे और फिर आप बिहेवियर एनालिसिस पे आएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन डेफिनेशन दी हुई है बिहेवियर एनालिसिस की, एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि अ बिहेवियर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज important टू डिस्क्राइबिंग अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आप उनका फिर से बिहेवियर एनालिसिस का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स और सिचुएशनल टेस्ट के बारे में फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर आप इनमें से कोई भी 2 टेस्ट लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड में लिमिटेशंस दी हुई है, और ऑब्जर्वेशन की हमारे को पॉजिटिव्स पता है क्योंकि हमने 11th में किया हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड आप लिख सकते हो, एंड कंटिन्यूइंग फर्दर आप इस मेथड को लिख सकते हो जो है
बिहेवियरल रेटिंग, क्योंकि बिहेवियरल रेटिंग की भी यहाँ पे मेजर लिमिटेशंस दी हुई है, तो इससे आपका पॉसिबिलिटी ऑफ आंसरिंग अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस दी हुई है, तो इसमें आप अच्छी तरह से लर्न करके आंसर कर सकते हो। तो इस चीज से तो एक बात क्लियर हो जाती है कि यू नो कि हमको हर पार्ट जो है वो पर्सनालिटी चैप्टर का करना ही पड़ेगा। हम कोई भी चैप्टर के पार्ट को इजीली नहीं ले सकते कि कहीं से भी क्वेश्चन आना इजी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम लोग 31st क्वेश्चन देखते हैं कि राज एंड का ए पार्ट देखते हैं कि राज एंड रघु आर exceptionally intelligent children of highly successful doctor parents. While Raj is a biological child, Raghu is an adopted one. How can you explain the similarities in their intelligence with their doctor parents, and what type of test would you suggest to assess their intelligence? Again, ये इंटेलिजेंस का चैप्टर है, तो पहली चीज आप इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मेंशन करोगे, एटलीस्ट 2। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि राज और रघु के बारे में, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस के बारे में लिखा है। बेसिकली इसमें हमको इंटेलिजेंस एज अ इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर जो है वो करनी है। तो बेसिकली नेचर जो है वो हेरिडिटरी के ऊपर फोकस करता है, और नर्चर जो है कि किस तरह का इन्वायरमेंट हमें मिलता है, उसकी वजह से क्या हमारी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव करना पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों ब्रदर्स और ब्रदर्स की जो कोरिलेशन है इंटेलिजेंस का वो 0.50 हो है, क्योंकि वो सिबलिंग्स है। एंड नहीं सॉरी, हाँ सिबलिंग्स है, या फिर आप 0.25 कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सिबलिंग्स है बट अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल है। ठीक है, उसके बाद आप इस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट से हमारे को पता चलता है कि चिल्ड्रन जो अडॉप्टेड होते हैं वो उनकी इंटेलिजेंस टेंड करती है अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास मूव करने की, क्योंकि उनकी जिस तरह से हेरिडिटरी और नर्चरिंग जो है वो शेप करती है और सपोर्ट करती है अपॉर्चुनिटीज को, तो उसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हायर होने के चक्कर में आपकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये लार्जली यहाँ से आंसर करने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे आप उस सिचुएशन से रिलेट करोगे उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे मार्क्स लाने के। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज का, इस क्वेश्चन का, कि एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 यू विश टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये सबकी चाहत होती है, पर क्लेम बहुत कम कर पाते हैं, तो आप उनमें से मत बनिए कि जिनका क्लेमिंग सिर्फ एक ड्रीम हो, उनमें से बनिए जो क्लेम कर पाए। ठीक है, एंड यू स्टार्ट टू प्लान फॉर द सेम by attending classes regularly, taking notes, setting targets, etc., etc. Identify and explain the theory of intelligence, which includes planning as an essential feature. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये तो हमें पता है कि ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और थ्योरी का क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंफॉर्मेशन अप्रोच वाली आएंगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्योंकि वो लॉन्ग थ्योरीज है और उनके चांसेस 6 मार्कर्स बनने के जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें कि इंक्लूड्स प्लानिंग एज एन एसेंशियल फीचर, जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर हम देखें जो हमने पहले भी किया था कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी वो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो उसमें प्लानिंग तो कहीं आया नहीं था। ठीक है, तो प्लानिंग दो और थ्योरीज जो है अब उसके ऊपर रह जाती है कि ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पास मॉडल बाय जेपी दास। ठीक है, तो ट्रायआर्किक जो स्टर्नबर्ग ने दी थी उसमें अगर आप देखोगे कि जो कॉम्पिटेशनल फीचर है उसकी
में प्लानिंग इज वन ऑफ द पार्ट। तो आप यहाँ पे या तो ट्रायआर्किक थ्योरी लगाओगे, और पास मॉडल में जो पी है वो भी प्लानिंग के लिए स्टैंड होता है, तो यहाँ पे या तो पास मॉडल लगाओगे। ठीक है, तो आप या तो इनमें से एक थ्योरी एक्सप्लेन करोगे अच्छी तरह से, सारे कंपोनेंट्स, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, टीटीआई एंड पास मॉडल की किसने दिया था, यहाँ पे आएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, यहाँ पे जेपी दास ने दिया था। ठीक है, और उसके यहाँ पे आप कैस को मेंशन करोगे जेपी दास वाले में, कि अटेंशन पास से का प्लानिंग, अटेंशन, सक्सेशन एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, और ट्रायआर्किक में तीनों थ्योरीज मेंशन करोगे, इसके सब पार्ट्स मेंशन करोगे, कॉम्पिटेंशनल, एक्सपीरियंशियल एंड क्रिएटिव, वो तीनों टाइप मेंशन करोगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एंड इससे आपका आंसर फुलफिल होगा। और यहाँ क्योंकि इंटेलिजेंस के है, तो इंटेलिजेंस की 2 डेफिनेशन तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और कंक्लूड करें अच्छे से कि थ्रू द आंसर वी कैन अंडरस्टैंड the theory of intelligence is that can be explained that can be applied to explain the situation is, जो भी आप थ्योरी चूज करते हैं, या तो थायराकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या पास मॉडल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी सोच विचार करना पड़ेगा। तो सोच विचार को जल्दी से की वर्ड्स के ऊपर फोकस करिए, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी के वर्ड्स के बेस के ऊपर ही आपके सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये आज का सेशन था जहाँ पे हमने बात करी है जहाँ पे हमने बात करी है 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स कैसे सॉल्व करना है वैसी। और आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए एंड अच्छे से आंसर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स। हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन साथ में करते रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं जिज्ञासा साइकोलॉजी क्लासेस @gmail.com में, या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। मेरा नाम है जिज्ञासा, आई एम अ साइकोलॉजी टीचर, काउंसलर एंड अ मेंटल हेल्थ एजुकेशनिस्ट फ्रॉम निमहांस बैंगलोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन आउट करती हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।